नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम अभी समझने वाले हैं क्या आठवां वेतन आयोग के बारे में। बहुत सारे स्लाइड लेकर के आए हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उसको अलग अलग टाइप में बांट दिया है और सभी स्लाइड को एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो इसमें बताया गया है कि 3 यूनिट से 5 यूनिट की जो मांग है, यानी कि फैमिली यूनिट फार्मूला क्या है, उसको हम इसमें इस स्लाइड में समझ पाएंगे। उसके बाद है क्या कि फैमिली यूनिट फार्मूला पहले क्या था और अभी क्या है, इसको हम यहाँ पे इसमें क्या अंतर है इसको समझ पाएंगे। फिर बोल रहा है आठवां केंद्रीय वेतन आयोग जो है उसमें क्या क्या बातें हैं, इसको इस स्लाइड से समझ पाएंगे। आठवें वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 में सबसे बड़ी अपडेट क्या था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है, इसको जानेंगे इसमें। फिर इसके बाद क्या है कि आठवां वेतन आयोग पे कमीशन क्या है, इसकी तिथि कब और क्या थी, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है क्या केंद्रीय कर्मचारी, क्या केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग एक छोटी मोटी खबर है नहीं, बहुत बड़ी खबर है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा का काम करेगा। अब किस तरह लागू होगा ये देखना पड़ेगा। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग, क्या आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 8 पे कमीशन आयोग, ये आप जान ही रहेंगे। बोल रहा है कि सभी यूनियन, क्या सभी यूनियन और कर्मचारी संगठन के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है। क्या जरूरी अपडेट है। औपचारिक संगठन की तिथि, क्या औपचारिक गठन की तिथि कब क्या होगी, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 3 नवंबर 2025, क्या 3 नवंबर 2025 को जो है इसका राजपत्र अधिसूचना का अंतर्गत गठन किया गया था। क्या 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया था। ठीक, 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया था। बोल रहा है कि ज्ञापन प्रस्ताव सौंपने की अंतिम तिथि क्या थी, क्या विज्ञापन जो है सौंपने की अंतिम तिथि क्या है, 30 अप्रैल 2026, क्या 30 अप्रैल 2026। तो 30 अप्रैल 2026 को जो है 30 अप्रैल 2026 तक जो है ये संगठन, जितने भी संगठन है वो जो है माई गवर्नमेंट पोर्टल, क्या माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। क्या कि हमारे पास क्या सूचना है, जैसे कि कोई कर्मचारी संगठन या जो भी संगठन है वो अपना सूचना मतलब पोर्टल पर देंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें क्या चाहिए या इसमें क्या बदलाव करना चाहिए आठवां पे कमीशन में, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बोल रहा है कि किसी द्वारा, क्या किस द्वारा विज्ञापन दिया जा सकता है, कौन कौन इसको यहाँ विज्ञापन जमा करेंगे। बोला मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन, जो भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन है वो यहाँ पे जो है अपना विज्ञापन सौंप सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन, इसको आप समझ रहे हैं ना कि 30 अप्रैल 2026 तक, क्या 30 अप्रैल 2026 तक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, मतलब विज्ञापन सौंप सकते हैं कि हमारे यूनियन में क्या सुधार होना चाहिए, हमें किस प्रकार से आठवां वेतन में बदलाव करनी चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर के देने वाले हैं। बोल रहे हैं विभिन्न कर्मचारी संगठन जो है वो भी सौंप सकते हैं। फेडरेशन कॉन्फेडरेशन जो है वो इसमें जो है अपना विज्ञापन सौंप सकते हैं। स्वतंत्र कर्मचारी संगठन जो है वो भी अपना विज्ञापन सौंपेंगे। किसी भी स्तर का कर्मचारी समूह जो है, जो भी किसी भी स्तर का कर्मचारी समूह है वो वहां अपना विज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें वेतन पर, भत्ते पर, पेंशन पर, भविष्य, इन सभी चीजों पर पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। क्या ये आठवां वेतन कमीशन आयोग में ये विज्ञापन सौंपने के बाद दिया जाएगा। जो बोल रहा है कि विज्ञापन में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम से समझते हैं। पहले विज्ञापन में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, बोल रहा है वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसके बारे में आप उसमें बोल सकते हैं। महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता डीए, उसकी गणना कैसे की जाएगी, इसके बारे में आप कोई राय दे सकते हैं। ठीक है, एचआरए टीए अन्य भत्तों के बारे में क्या संशोधन करनी चाहिए, क्या नियम लागू होने चाहिए, उसके बारे में, जैसे एचआरए क्या मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, उसके बारे में बोल सकते हैं। टीए किस रूल से दिया जाए और कैसे देना चाहिए, इसके बारे में बोल सकते हैं। पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन, क्या पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन जो होते हैं उसके बारे में आप बोल सकते हैं। सेवा शर्तें और पदोन्नति संबंधी मुद्दे, क्या सेवा शर्तें और पदोन्नति संबंधी मतलब कैसे प्रमोशन होगा, उसके बारे में आप कुछ अलग नियम कानून बता सकते हैं। सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आप जो है बता सकते हैं। कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के हित में क्या कार्य होगा, इसके बारे में आप बोल सकते हैं। अन्य वित्त एवं सेवा संबंधी सुझाव क्या होगा, इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। ये सभी पॉइंट को लेकर के विज्ञापन सौंपे जाएंगे, क्या विज्ञापन सौंपे जाएंगे। ये सभी संस्थाएं हैं जो विज्ञापन सौंपेंगे, क्या विज्ञापन सौंपेंगे, ये सभी विज्ञापन सौंपेंगे और ये सभी पॉइंट को रख करके विज्ञापन सौंपा जाएगा। बोल रहा है कि मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 3 नवंबर 2025, क्या 3 नवंबर 2025 को अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व, क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, क्या
रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, विज्ञापन प्रस्ताव की अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल 2025, जो मैंने आपको यहाँ बताया 30 अप्रैल 2025 तक आप अंतिम बार जो है मतलब विज्ञापन सौंप सकते हैं। किसको? 8वां पे कमीशन का जो बैठक मतलब जो कमेटी बनाया गया उसको आप दे सकते हैं। बोल रहा है कि माध्यम क्या है, माई गवर्नमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति ज्ञापन आमंत्रित किया जा रहा है, क्या आमंत्रित किया जा रहा है, अपना सुझाव दे, देश भर के कर्मचारियों की आवाज बने, क्या आवाज बने। पूरी डिटेल इस वीडियो में, क्या पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पेज पे, क्या अगले पेज में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ। तो अगले पेज में हमारा ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि 8वां पे कमीशन जो है, सेंट्रल पे कमीशन आयोग की जो बात हो रही है, कमेटी कब गठित हुई, क्या कमेटी कब गठित हुई इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ बात है कि प्रस्ताव जो है कि कब तक ये विज्ञापन लिया जाएगा। बोल रहे प्रतिनिधि तो विज्ञापन में क्या क्या दे सकते हैं, ये क्या दे सकते हैं उसके बारे में है। फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि पर आधार जो अभी आपने पढ़ा, ये सरकारी समीक्षा, डीए, एचआरए, टीए आदि के बारे में, पेंशन, पारिवारिक पेंशन में सुधार, सेवा शर्तें और ये सब इच्छा सर्वग संरक्षणा मतलब किस तरीके से हम बना सकते हैं उसके बारे में देगा। पुराने लंबित मामलों को नई सुझाव मतलब जो पुराने मामले पड़े हुए हैं जिस पे अभी तक नहीं चर्चा की गई है उसको किस तरह बदल सकते हैं। विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की विशिष्ट समस्याएं, क्या विभिन्न कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं, अलग अलग श्रेणी की क्या क्या समस्या है उसके बारे में दी जाएगी। किसको किस तरह सेवानिवृत्ति मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसको पदोन्नति मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसको प्रमोशन बोलते हैं। सेवानिवृत्ति का लाभ क्या होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा किस तरह से होना चाहिए, चिकित्सा सुविधा पर जोर जोर से चर्चा चल रही है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। कल्याणकारी योजनाएं आप क्या क्या इसके बारे में चला सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। और क्या है, और बेहतर बात यह है कि मेमोरेंडम जो है यानी प्रस्ताव जो है सभी यूनियनों के से दिया जा सकता है, संगठन से दिया जा सकता है, संघ और फेडरेशन के द्वारा, और व्यक्तिगत कर्मचारी भी दे सकते हैं। अब आपकी बारी है और आप अभी दे दीजिए। हाँ, संपूर्ण जानकारी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि इस पे जाकर के आप पोर्टल, माई गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर के अपना मतलब दिशा निर्देश दे सकते हैं। गठन की तिथि क्या है, 3 नवंबर 2025 में हुआ था। राजपत्र अधिसूचना, प्रतिनिधि की मतलब आप जो है विज्ञापन सौंपने की आपको अंतिम तिथि दी गई है 30 अप्रैल 2026, यानी 30 अप्रैल 2026 तक जो है आप विज्ञापन सौंप सकते हैं सभी यूनियनों और कर्मचारियों के संगठनों के लिए, क्या सभी यूनियन और कर्मचारी संगठनों के लिए ये सभी है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 8वें वेतन आयोग जो है 3 नवंबर 2025 को हुआ था गठन। इसका जो गठन हुआ था 3 नवंबर 2025 को इसका गठन हुआ था। अंतिम रिपोर्ट जो है मई 2027 तक आपको मिलने वाला है, क्या अंतिम रिपोर्ट जो है मई 2027। देखिए 3 नवंबर 2025 को हुआ था इसका गठन, क्या 3 नवंबर 2025 को हुआ था गठन। उसके बाद आप जान रहे हैं कि अंतिम निर्णय जो है, अंतिम निर्णय मई 2027 में, क्या मई 2027 तक संभव नहीं है, मई 2027 में इसका जो है रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्योंकि 18 महीने का समय लिया गया था, आपको पता ही होगा 18 महीने का कुल समय लिया गया, क्या 18 महीने का कुल समय लिया गया। 18 महीने में जो है अपना रिपोर्ट दे देंगे, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इसका तो अनुमान अलग है। देखिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमानित बढ़ोतरी ये हो सकता है जैसे कि 1.8% बोल सकते हैं, 2.0 फिटमेंट फैक्टर बोल सकते हैं, और 2.5 बोल सकते हैं। क्या कम से कम 2.5 पिछले बार तो हुआ ही है, अभी आप देख रहे हैं 2.57 अगले बार हुआ था। हाँ, 7वें वेतन आयोग में, तो ये 8वें वेतन आयोग की बात है, इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। नोट, ये अनुमानित आंकड़े है, क्या ये अनुमानित आंकड़े हैं, सरकार और आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है, क्या बात की बात है, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो इसके बारे में आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बीच बीच में आपको 8वें वेतन के बारे में इस तरह से बेहतर जानकारी और विस्तृत रूप में देते जाएंगे। बोल रहा है 8वां वेतन आयोग की बड़ी अपडेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। आवेदन से सैलरी तक पूरी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। बोल रहा है गठन और समीक्षा, क्या गठन और समीक्षा, देश भर में बैठकें, फैमिली यूनिट फार्मूला की मांग, इस पे बहुत चर्चा हो रही है, इसको भी हम समझेंगे आगे जाके। फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन क्या होगा, लागू होने की तिथि क्या थी, इसके बारे में बोल रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था, क्या 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इससे अनेकों प्रश्न बनने वाले हैं, क्या अनेकों प्रश्न बनने वाले हैं। सरकार ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय लिया, ये आपको मैंने बताया कि 18 महीने का समय लिया गया, क्या 18 महीने का समय लिया गया, जिनके तहत मई 2027 में, क्या मई 2027 तक अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है। तो ये तो जान ही लीजिए कि मई 2027 के पहले तो 8वां वेतन लागू होगा नहीं, क्या लागू होगा नहीं। लेकिन इनमें यह भी बताया गया, अभी आगे चल के हम उसको भी पढ़ेंगे कि 8वां वेतन कमीशन का जो आपको लाभ मिलने वाला है वो 1 जनवरी से ही मिलने वाला है, क्या 1 जनवरी से ही मिलने वाला है, ठीक है। 1 जनवरी से ही आपको मिलेगा। उसमें आपको जो भी आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसकी
और हो सकता है कि आपका जो डीए हो वो दोनों को मिला करके उसमें आपको बाद में मतलब दिया जाएगा, क्या बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनके तहत मई 2027 तक अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है। अब बोल रहा है कि देश भर में बैठक, आयोग ने जयपुर में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, पांडुचेरी में जैसे शहरों में हित धारकों के साथ बैठकें तय की है। और अक्टूबर 2026 में बेंगलुरु दौरे पर भी 2026 में बेंगलुरु दौरे पर ऐलान किया था ताकि कर्मचारियों की मांगे सुनी जा सके। यानी पूरी देश भर में, क्या बोल रहा है, देश भर में बैठकें हो रही है, क्या देश भर में पूरी बैठकें हो रही है। देखिए जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, पांडुचेरी और यहाँ जहाँ की बेंगलुरु और हर जगह ये बैठकें हो रही है। फैमिली यूनिट का क्या फॉर्मूला है, बोला कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग उठ रही है कि वेतन आयोग की गणना में परिवार की इकाई फैमिली यूनिट जो है 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। इसको भी समझेंगे 5 क्या होता है, ठीक है। माता पिता को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। बोला विभिन्न यूनियन द्वारा फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमान, ये फिटमेंट फैक्टर है, क्या ये फिटमेंट फैक्टर है। कौन सा फिटमेंट फैक्टर उठाया जाएगा ये पता नहीं। 7वें वेतन में 2.57 लिया गया है, उससे ज्यादा ही देना चाहिए, क्या देना चाहिए, उससे ज्यादा ही देना चाहिए। तो 50% से 60% तक बढ़ेगी आपकी सैलरी अगर ये देता है तो, क्या ये देता है तो। बोल रहा है क्या कि मांगे रखी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर या अंतिम मुहर नहीं लगा पाई, क्या अंतिम मुहर नहीं लगा है। अब जब तक मुहर लगता नहीं तब तक आप इंतजार करते रहिए, देखिए क्या आखिर मुहर में होती है लागू। क्या लागू होने की तिथि क्या है, हालांकि नया वेतन 1 जनवरी 2026, ये सबसे बड़ी बात है, क्या ये सबसे बड़ी बात है 1 जनवरी 2026, क्या 1 जनवरी 2026 से ही आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या सैलरी मिलने वाली है। भले ही आपको एचआरए बढ़ा हुआ ना मिले, लेकिन बेसिक सैलरी जो होगी आपकी वो और जो है डीए उसका एरियर आपको बाद में दिया जाएगा, क्या उसका एरियर आपको बाद में दिया जाएगा। 3-4 किस्तों में जो भी हो, जिस तरीके से हो, लेकिन दिया जाएगा। जैसे अभी एक अनुमान आया है कि 1 लाख रुपए, क्या सबसे निचले कैटेगरी के कर्मचारी को 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी, मतलब उसको जो है ये बाद में पैसे दिए जाएंगे, मतलब एरियर दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए तक के एरियर बनेंगे कई मई 2027 तक, क्या मई 2027 तक जो है कम से 1 जनवरी से लागू हो गया है और मई 2027 तक जो है सबसे निचले कैटेगरी के जो कर्मचारी होंगे उनका 1 लाख लगभग एरियर बनेगा, क्या 1 लाख रुपया लगभग एरियर बनने वाला है, ठीक है। तो बोल रहा है 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाना है, लेकिन रिपोर्ट आने की समय लगने के कारण वास्तविक बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिलने की प्रक्रिया 2027 के दौरान ही संभव लग रही है। तो 2027 में ही ये जो होने वाली है, क्योंकि लागू जब होगी तभी पता चलेगा कितना सैलरी बढ़ा है, क्या हुआ, उस हिसाब से आपको जो है इसका मतलब बढ़ा हुआ लाभ का मतलब एरियर के रूप में पैसा बाद में मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। बोल रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एड पे कमीशन जो है क्या है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं ईबीएफआई इंस्टीट्यूट पे इसको पढ़ रहे हैं। बोल रहा है 1 जनवरी 2026 से, क्या 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू है। ये आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से ही ये वेतनमान लागू है और उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी आप समझिए कि अभी आप 8वें कमीशन में जा चुके हैं और इस समय से आपको वेतन मिलना शुरू हो चुका है। भले अभी मिला नहीं है, जो भी पैसा बनेंगे उनको बाद में आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा, 2, 3, 4 किस्तों में या 1 किस्तों में, जैसे भी सरकार के नियम जो भी बनने वाली है वो कमेटी जो भी नियम बना करके देंगे उस कमेटी के नियम के अनुसार आपको चलना होगा, है ना। क्या क्या मिलेगा फायदा, क्या क्या मिलेगा फायदा, इसको देखते हैं। अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। 18 महीने का रिपोर्ट, क्या 18 महीने में रिपोर्ट देने का फैसला है। मई 2027 तक अंतिम रिपोर्ट आपको दे दिया जाएगा। देश भर में बैठक किया गया, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई और पांडुचेरी में भी किया गया। फैमिली यूनिट क्या है, सीमा 3 से बढ़ा करके 5 करने की है। माता पिता शामिल है, परिवार की इकाई बढ़ी, क्या परिवार की इकाई बढ़नी चाहिए। न्यूनतम बेसिक सैलरी क्या होनी चाहिए, में बड़ा इजाफा, मतलब न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो बहुत ही बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्या बढ़ा हुआ होना चाहिए, ये अनुमान लगाया जाए। फिटमेंट फैक्टर से होगी नई सैलरी में का निर्धारण, फिटमेंट फैक्टर जब आएगा तभी नई सैलरी का निर्धारण किया जा सकता है। पूरा लाभ अब तक, अब पूरा लाभ कब तक, 2027 के दौरान मिलने की संभावना है। पूरा लाभ जो है 2027 में आपको मिलने वाली है। तो ये एक ही वीडियो में पूरी जानकारी है, या अभी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे चल के और देखेंगे। नया वेतन क्या होगा उसके जानेंगे, बड़ी राहत होने वाली कर्मचारियों की, वही खुशखबरी है, कर्मचारियों की सैलरी में भत्ते और में बढ़ोतरी होने की बात है। तो ये एड के पे कमीशन के दौरान जो है जो भी फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा उसके दौरान हम इन सब चीजों को जानेंगे। अब है कि फैमिली यूनिट क्या है, क्या फैमिली यूनिट फार्मूला आखिर होता क्या है। फैमिली यूनिट फार्मूला क्या है, बोल रहा है 8वें वेतन आयोग में पूरी जानकारी, क्या पूरी जानकारी यहाँ आपको मिलने वाली है। बोल रहा है क्या
कि पूरी कहानी बहुत सरल और उदाहरण के साथ आप यहाँ पे समझ जाएंगे। पुराना 3 यूनिट फार्मूला, क्या पुराना 3 यूनिट फार्मूला, पुराना जो फार्मूला था वो 3 यूनिट फार्मूला था, क्या 3 यूनिट फार्मूला। कर्मचारी खुद 1 यूनिट है, क्या कर्मचारी खुद 1 यूनिट था, अपने आप में कर्मचारी खुद ही 1 यूनिट था, ठीक है। उसका जीवन साथी जो उसकी पति, अगर पति नौकरी कर रहा है तो पत्नी जीवन साथी, अगर पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो पति जीवन साथी, जो भी थे वो यूनिट उसको 0.8, क्या 0.8 का मसला भी हम आपको अभी समझाने वाले हैं, क्या 0.8 का भी मसला आपको समझाने वाले हैं। 1 यूनिट खुद वो उसकी पत्नी या पति जो भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, या पति अगर कर रहे हैं पत्नी, पत्नी कर रहे हैं तो पति, उसका 1-1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ तक हो गया। और 2 बच्चे जो है 0.5, ये 7वें वेतन आयोग में था, ये 7वें वेतन आयोग में था, बाद में 0.6 किया। देखिए ये जो 0.8 है, अगर 0.6 एक बच्चे को दिया जाए, 0.6 अगर एक बच्चे को दिया जाए तो 0.6 और 0.6 कितने हो जाएंगे, 1.2, क्या 1.2, और 1.2 में अगर 0.8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्या 2। तो ये फैमिली प्लान जो था पूरे बच्चे और पत्नी को, पति पत्नी उसके पत्नी को मिला करके, पत्नी और बच्चे को मिला करके, जैसे मान लीजिए मैं एक कर्मचारी हूं तो मेरी पत्नी और ये बच्चे को मिला करके पूरे 2 यूनिट थे, क्या 2 यूनिट थे। 1 यूनिट मैं खुद था, क्या 1 यूनिट मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, तो 1 यूनिट ये हो गया। और ये जो है हमारे ये 2 यूनिट कुल बच्चे और पत्नी मिला करके हुए, तो कुल 3 यूनिट का फायदा पहले मिलता था, क्या पहले जो है कुल 3 यूनिट का फायदा हमको मिलता था। अब देखते हैं कि अभी नया नियम में क्या होने वाला है, क्या नया नियम में क्या होने वाला है। नया नियम क्या है इसको देखते हैं, क्या नया नियम क्या है फैमिली का यूनिट, क्या क्या है फैमिली यूनिट। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता, खर्च क्षमता के आधार पर इकाई तय की जाती है, क्या इकाई तय की जाती है, जिसमें भोजन, कपड़ा, मकान और अन्य जरूरी खर्चों को भी अनुमान लगाकर न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि 3 से 5 यूनिट करने की मांग अपने आप सैलरी बढ़ाने में आदेश नहीं है, अपने आप सैलरी बढ़ाने का आदेश नहीं है। अच्छा ठीक है, अंतिम फैसला सरकार के द्वारा 8वें वेतन के द्वारा हुआ जाएगा कि क्या बढ़ा या नहीं बढ़ा। बोला 7वें वेतन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 था, ये आपको पता ही होगा, तय किया गया था। लेकिन यह पूरी सैलरी नहीं बल्कि बेसिक के अलावा कई भत्ते भी मिलते हैं। ये आप जान ही रहे होंगे, 18,000 रुपये जो है ये कुल मूल सैलरी है, क्या मूल सैलरी है, इसके ऊपर बहुत कुछ मिलते हैं हमको। क्या हो रही है 5 यूनिट की मांग, क्या क्या हो रही है 5 यूनिट की मांग, इसको समझते हैं। बोल रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, परिवार की वास्तविक जरूरतें से ज्यादा हो रही है, आश्रित माता पिता डिपेंडेंट को भी जोड़िए। क्या बोल रहा है, माता पिता को भी जोड़िए। पहले आपको समझाया गया यहाँ पे 3 यूनिट था, क्या पहले यहाँ 3 यूनिट था, एक कर्मचारी खुद, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, ये 3 यूनिट कुल मिलाकर के, ये आधा आधा एक, ये एक, यानी 3 यूनिट। अब क्या है कि माता पिता 1-1 यूनिट हो जाएंगे, क्या 1-1 यूनिट। तो 3 यूनिट उधर, यहाँ पे 3 यूनिट ऑलरेडी था, और प्लस में 2 यूनिट यहाँ जो है माता पिता होने वाले हैं। तो 3 और 2 यूनिट ये 5, क्योंकि देखिए जो भी कर्मचारी है उनके माता पिता जो है कर्मचारी के ऊपर खुद ही आश्रित होते हैं, क्या खुद ही आश्रित होते हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे का में जो है अपने बच्चों का है, बच्चों से ही सहारा लेते हैं, क्या बच्चों से ही सहारा लेते हैं। तो अगर बच्चे गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उनके माता पिता को कुछ ना कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए, क्या मिलना ही चाहिए, क्योंकि नहीं मिलेंगे तो उनको माता पिता का इलाज कहाँ होगा, कैसे कराएंगे, है ना। तो 5 यूनिट, क्या 2 यूनिट इधर और 3 यूनिट उधर, 5 यूनिट हो जाएंगे पूरे। बोल रहा है 3 यूनिट अपर्याप्त नहीं है, इसलिए 5 यूनिट की मांग की जा रही है, क्या 5 यूनिट की मांग की जा रही है। इस तरीके से हमारा पूरा ये 8वां वेतन था। उसके बाद फिर चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पेज में क्या बोल रहा है, 8वां वेतन आयोग 2026, 3 यूनिट से 5 यूनिट की मांग, फैमिली यूनिट फार्मूला में क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है। अब यहाँ समझेंगे हम कि आखिर क्या होता है 3 यूनिट और 5 यूनिट। बोल रहा है पहले क्या था, पुराना 3 यूनिट फार्मूला, क्या पुराना 3 यूनिट फार्मूला, ये तो आप समझ ही चुके हैं। एक खुद कर्मचारी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, ठीक है, 1 यूनिट हो गया। 3 यूनिट यहाँ कुल मिला करके इसके बच्चे को मिला करके हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये 18 इतना वेतन था, ये आप जान ही रहे हैं। उसके बाद क्यों जरूरी है 5 यूनिट, बोल रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है, ठीक है, परिवार की वास्तविक जरूरतें पहले से ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, आश्रित माता पिता का खर्च आखिर कौन उठाएगा, वो उस बच्चे को उठाना पड़ेगा, क्या जो कर्मचारी है खुद उसको उठाना पड़ेगा। बोल रहा है कि मुख्य अंतर क्या है, पहले केवल छोटे परिवार, कर्मचारी प्लस जीवन साथी प्लस 2 बच्चे थे, ये हम दो हमारे दो, क्या हम दो हमारे दो के हिसाब से ये चल रहे थे, के आधार पर माना जाता था। अब बोल रहे हैं अब आश्रित माता पिता भी को भी शामिल करने की मांग है, ये होनी चाहिए, क्या ये होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। परिवार की वास्तविक जरूरतों और महंगाई को ध्यान में रखने की मांग की जा रही है, ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है। अभी आप चीनी का रेट देख रहे हैं ना, क्या हो गया आपका, 40 रुपये से लेकर के कितना हो गया 70 रुपये, क्या 70 से 100 और 150 कुछ भी पहुंच सकता है, जो भी पहुंचे अभी आप देखिए, क्या
देखते रहिए। तो अब क्या मांग रखी गई है, 5 यूनिट की मांग। क्या, कर्मचारी 1 यूनिट खुद, जीवन साथी 1 यूनिट खुद, और 2 बच्चे जो है वो 1 यूनिट खुद। ये जो है बच्चे जो होते हैं वो 0.6, क्या 0.6 और 0.6 2 बच्चे होते हैं, और जो ये माता होती है उनकी वो 0.8, क्या 0.8। तो ये मिलाकर के पूरे 2 यूनिट हो जाते हैं, क्या 2 यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, ये है फैमिली फार्मूला इसमें। अच्छा, आश्रित माता पिता 1 यूनिट, माता अगर पिता है तो पिता 1 यूनिट, और माता है तो माता 1 यूनिट, यानी कुल इधर 3 और यहाँ पे 2, यानी 3 2 5 होना चाहिए। छोटा परिवार नहीं, अब पूरा परिवार गणना में शामिल करने की मांग की जा रही है। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्या शेयर जरूर करिएगा। और हमारा जो ये बटन दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब का बटन, अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगेगा जरूर हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरे के साथ साझा और शेयर करिएगा। तो इस तरीके से पूरे अंतरता परिवार की वास्तविक जरूरतों को, महंगाई को ध्यान में रखते हुए सैलरी को बढ़ाना चाहिए। तो अब देखिए अब क्या है कि अब फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ये तो हम अभी को हम और आप कोई तय कर नहीं सकते हैं, क्या कोई तय कर नहीं सकते हैं क्या होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डाटा थे, यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ जो डाटा था, ये देखिए 1.8, क्या 1.8, 2 और 2.5। आप देख रहे होंगे कि बहुत पहले 1.8 बढ़ाया गया था, क्या 1.8 बढ़ाया गया था। उसके बाद अभी 2.57 जो है आपका 7वां वेतन आयोग में बढ़ाया गया था। इस बार 8वां वेतन आयोग में कम से कम हमारे पास जो है 2.57 से ज्यादा ही बढ़ाना चाहिए। क्या फिटमेंट फैक्टर जो होना चाहिए हमारा 2.57 से ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या रखती है, क्या आती है। तो ये था पूरा रिपोर्ट। क्या आप समझ पाए होंगे? अगर आप समझ पाएंगे और आपको बेहतर लगा तो आप जरूर इस पर कुछ ना कुछ अपना राय दीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये जरूर अपने आप में आप आकर के एक बार हमारे चैनल पे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ।